नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टैबलेट में। दोस्तों, झारखंड में जीएनएम का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है 2024 में, तो उसके प्रिपरेशन से रिलेटेड यहाँ पे हम लोग आज केमिस्ट्री के एक चैप्टर को देखेंगे, जो कि चैप्टर आज आपका होने वाला है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रियाएँ एवं समीकरण। इस चैप्टर में हम लोग जनरली केमिकल रिएक्शंस को देखेंगे, उसके टाइप्स को देखेंगे। तो सबसे पहली बात है कि रिएक्शन केमिकल रिएक्शन जो होते हैं, वो किसे कहा जाता है? तो आप बचपन में पढ़े होंगे भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के बारे में। देखिए, आप जानते हैं कि अगर कहीं मोमबत्ती जल रही है, तो वो कौन-सा परिवर्तन है? तो अगर मोमबत्ती जल रही है, तो उसमें क्या हो रहा है? रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। लेकिन आप एक पेज लीजिए, अपने कॉपी का पेज लीजिए और उसे फाड़ दीजिए। तो ये जो परिवर्तन हुआ उस पेज का, ये कौन-सा परिवर्तन है? ये भौतिक परिवर्तन है। तो यहाँ पे बात वही है कि जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देखिए, अगर मैग्नीशियम रिबन को अगर हम लोग जलाएँगे तो क्या होगा, एक चमकदार श्वेत तरह का क्या बनाएगा, लौह बनाएगा और ये जो श्वेत चूर्ण में बदल जाएगा। ये जो मैग्नीशियम का रिबन है, इसको अगर हम लोग जलाएँगे तो किस तरह का लौह निकलेगा, चमकदार श्वेत लौह निकलेगा, मतलब सफ़ेद कलर का इसमें लौह बनेगा। और फिर ये क्या होगा, श्वेत चूर्ण में यानी सफ़ेद चूर्ण में व्हाइट पाउडर में क्या होगा, परिवर्तित हो जाएगा। और ये जो व्हाइट पाउडर होता है, ये क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण होता है। देखिए यहाँ पे होता क्या है, जब मैग्नीशियम रिबन को जो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन होते हैं, इसकी उपस्थिति में जब इसको जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। और ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, ये पाउडर के रूप में प्राप्त होता है। तो अगर आपके एग्ज़ाम में पूछे कि मैग्नीशियम रिबन को अगर हम लोग जलाते हैं तो किस तरह का लौ बनता है, तो वहाँ पे सफ़ेद लौ बनता है, श्वेत लौ बनता है, ठीक है? व्हाइट फ्लेम बनता है। अब देखिए कि हम लोगों को ये कैसे पता चलेगा कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है ना? तो अगर कोई केमिकल चेंजेस हो रहे हैं, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं कि ये रासायनिक अभिक्रिया यहाँ पे हो रही है। लेकिन आखिर में हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि एक केमिकल यहाँ पे चेंजेस हुए हैं? तो देखिए, रासायनिक अभिक्रिया होने के कुछ लक्षण हैं, उसके कुछ कैरेक्टर्स हैं। उसमें क्या है कि उसमें अवस्था में परिवर्तन होता है। जैसे क्या, जैसे अगर बर्फ़ है, बर्फ़ को अगर पिघाल देंगे तो क्या होगा, उसके अवस्था में परिवर्तन होगा। पहले ठोस था, फिर क्या हो जाएगा, द्रव हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन हुआ। रंग में परिवर्तन, जैसे हम लोग रिबन को, मैग्नीशियम रिबन को हम लोग जला रहे हैं, तो ये जो मैग्नीशियम रिबन है वो किस में परिवर्तित हो जा रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड के श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जा रहा है, सफ़ेद तरह का चूर्ण में परिवर्तित हो जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रंग में परिवर्तन हो रहा है। अगर क्या होता है, किसी गैस का निष्कासन होता है, तो भी उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। या फिर तापमान में परिवर्तन होता है, यानी जो टेम्परेचर है इसमें चेंज आते हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं कि क्या हुई है, रासायनिक अभिक्रिया हुई है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या है, जैसे यहाँ पे आपका एक, हम लोगों ने क्या किया, एक रासायनिक अभिक्रिया कराया, जैसे कि मैग्नीशियम रिबन को हम लोग क्या किए, उसको हम लोग दहन किए, मतलब उसको जलाएं। तो जो जलाएं तो उसमें क्या हुआ, एक श्वेत चूर्ण प्राप्त हुआ, ठीक है। मैग्नीशियम किस तरह का प्राप्त हुआ, मैग्नीशियम परिवर्तित हो गया श्वेत चूर्ण में, यानी व्हाइट पाउडर में क्या हो गया, परिवर्तित हो गया। तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन आफ्टर रिएक्शन क्या हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये प्रोडक्ट आपको बना। तो यहाँ पे देखिए, जो रासायनिक समीकरण होती है, अभिक्रिया में मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ हैं, ये जो मैग्नीशियम है और ये जो ऑक्सीजन है, ऐसा पदार्थ है जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है। मतलब रासायनिक परिवर्तन किस में हो रहा है, मैग्नीशियम हो रहा है, मैग्नीशियम में हो रहा है। और यहाँ पे कौन भाग ले रहा है, ऑक्सीजन भी भाग ले रहा है, जो कि वायुमंडल में उपस्थित है। इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें अभिकर्मक कहते हैं। इन्हें अभिकर्मक कहते हैं, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है रिएक्टेंट्स। और देखिए, इस अभिक्रिया से क्या होता है, एक नया पदार्थ बनता है, जिसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं।
और इसे क्या बोलते हैं, हिंदी में उत्पाद बोलते हैं। यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बन रहा है वो क्या है, प्रोडक्ट है। मतलब एक जो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन है, मैग्नीशियम को जब जलाते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो यहाँ पे जो आपका मैग्नीशियम है ये क्या है, मैग्नीशियम आपका अभिकारक है, और ऑक्सीजन भी क्या है, ये भी आपका अभिकारक है। और रिएक्शन के बाद फिर क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। यानी जलने के बाद क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। और मैग्नीशियम ऑक्साइड ये क्या है, ये आपका एक उत्पाद है, प्रोडक्ट है। उसके बाद देखिए कि रासायनिक समीकरण को हम लोग लिखते कैसे हैं। जैसे जो यहाँ पे एलिमेंट है, जैसे मैग्नीशियम एक तत्व है, इसका एक साइन है, जैसे Mg से इसको डिनोट करते हैं, इसको निरूपित करते हैं। तो यहाँ पे जब हम लोग रासायनिक समीकरण लिखते हैं तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, Mg प्लस O2 आफ्टर रिएक्शन क्या हो जाता है, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है। अब बात रही कि संतुलित समीकरण के बारे में। देखिए, एक चीज़ आपने पढ़ा होगा कि जब रिएक्शन होता है, रिएक्शन कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो वहाँ पे क्या होता है, द्रव्यमान संरक्षित रहता है, और इसको बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। मतलब रासायनिक अभिक्रिया होने से पहले जो द्रव्यमान होता है अभिकारकों का, और रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है उसका जो द्रव्यमान होता है ये बराबर होता है। तो ऐसे में किसी भी रासायनिक अभिक्रिया, यानी समीकरण जब हम लोग लिखते हैं, रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण लिखते हैं तो उसे संतुलित होना ज़रूरी है। जैसे यहाँ पे आप देखिए मैग्नीशियम प्लस O2 लिखे हैं, आफ्टर रिएक्शन क्या हो गया, MgO, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया है। तो क्या ये जो आपका रिएक्शन हुआ है, यहाँ पे जो समीकरण लिखे हैं, ये क्या बैलेंस्ड है, संतुलित है? तो देखिए ये आपका संतुलित नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए आपका मैग्नीशियम का इधर कितने परमाणु हैं? 1 परमाणु है मैग्नीशियम का, और ऑक्सीजन का कितना है, 2 है। जबकि रिएक्शन होने के बाद, यानी अभिक्रिया होने के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड जब बनाता है तो यहाँ पे देखिए एक आपका मैग्नीशियम है और एक आपका ऑक्सीजन है। इसका मतलब ये जो आपका समीकरण यहाँ पे लिखा गया है ये संतुलित नहीं है। तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया को जो समीकरण हम लोग लिखते हैं इसको संतुलित कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन का यहाँ पे 2 परमाणु है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड, मतलब बाएं हाथ की तरफ का हो गया, और ये हो गया आपका राइट हैंड साइड। तो दोनों तरफ जो यहाँ पे अभिकारक हैं और जो उत्पाद हैं, यहाँ पे दोनों तरफ में जो एलिमेंट्स हैं इनके परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। एक संतुलित समीकरण में दोनों तरफ के जो परमाणु होते हैं एलिमेंट्स के वो बराबर होते हैं, लेकिन यहाँ पे बराबर नहीं है। तो यहाँ पे कैसे हम लोग इसको लिखेंगे, तो यहाँ पे जो MgO लिखा हुआ है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, 2 लगा देंगे। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए इधर में आपके राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, 2 मैग्नीशियम के परमाणु हो जाएंगे और 2 ऑक्सीजन के परमाणु हो जाएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड के 2 ऑक्सीजन के परमाणु के बराबर तो हो गए, लेकिन यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आपके एक ही मैग्नीशियम के परमाणु है। तो इसको 2 करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लगा देंगे। तो ये अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं संतुलित समीकरण के रूप में, तो इसको लिख सकते हैं 2Mg प्लस O2 आफ्टर रिएक्शन क्या हो जाएगा, 2MgO। तब ये आपका क्या कहलाएगा, एक संतुलित समीकरण कहलाएगा। अब देखिए संतुलित समीकरण जो होता है यहाँ पे देखिए आपका जैसे जिंक और H2SO4 का रिएक्शन हुआ है तो ये क्या बनाया है, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे क्या हुआ, उत्पन्न हुआ है। तो ये देखिए यहाँ पे जिंक यहाँ पे कितने हैं, एक परमाणु है लेफ्ट हैंड साइड में और इधर भी एक है। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है। और देखिए सल्फर कितने हैं, एक है, यहाँ पे भी एक है। और ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पे 4 हैं और इधर भी राइट हैंड साइड में भी 4 हैं। तो ये जो आपका समीकरण है ये आपका संतुलित है। देखिए जो समीकरण होता है इसको कई तरह से आप लिख सकते हैं, कई बार उनके स्टेट को भी दर्शाया जाता है। जैसे आयरन यहाँ पे है, इसको सॉलिड है तो ठोस अवस्था में पाया जाता है, या फिर रिएक्शन में भाग ले रहा है ठोस अवस्था में, तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, सॉलिड लिखा गया है। सॉलिड को S से यहाँ पे डिनोट किया है, यानी ठोस अवस्था में है।
और यहाँ पे देखिए H2O, ये यहाँ पे गैसियस स्टेट में है, यानी गैस की अवस्था में है, जो H2O यहाँ पे अभिक्रिया में भाग ले रहा है। तो इस तरीके से भी आप समीकरण को लिख सकते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के समीकरण को। और कई बार यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे दाब भी दर्शाया गया है, और यहाँ पे देखिए सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में फोटोसिंथेसिस जो होता है, ये सब भी दर्शाया गया है। तो रासायनिक अभिक्रिया के समीकरण को हम लोग कई तरीके से लिख सकते हैं। कई बार उसके जो ताप होते हैं और दाब होते हैं और भी जो कंडीशन होते हैं, उसको भी वहाँ पे क्या करते हैं, लिख देते हैं। कई बार जो कैटलिस्ट यूज़ होता है उसको भी लिखा जाता है। तो अब हम लोग देखेंगे कि अभिक्रियाओं के कितने प्रकार होते हैं। देखिए, हम लोग क्या जाने कि केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं। जब भी किसी भी अ, अभिक्रिया में कोई भी केमिकल चेंज होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया के क्या-क्या लक्षण हैं, उसमें अवस्था में परिवर्तन होता है, जैसे बर्फ पानी में बदल जाता है, रंग में परिवर्तन होता है, गैस का निष्कासन होता है, और फिर तापमान में परिवर्तन होता है। जैसे आप क्या करते हैं, जब घर में चूना होता है, तो जो चूना लाते हैं बाज़ार से, तो उसको पानी में घोलते हैं तो क्या होता है, काफ़ी हीट रिलीज़ होता है। तो इसमें क्या हो रहा है, एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो तापमान में भी परिवर्तन हो रहा है। तो ये सब केमिकल रिएक्शन के क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मतलब ये उनके लक्षण हैं। और अब बात करते हैं कि कितने तरह के ये रासायनिक अभिक्रियाएँ होती हैं। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, देखिए केमिकल रिएक्शन आपके 5 तरह के होते हैं जनरली। आपके यहाँ पे एक हो गए संयोजन अभिक्रिया, जिसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसके बाद सेकंड हो गया वियोजन या फिर अपघटन अभिक्रिया, जिसको हम लोग बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ये उसके बाद फिर नेक्स्ट में हो गया विस्थापन अभिक्रिया, जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और फिर हो गया आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और उसके बाद नेक्स्ट आपका हो गया उपचयन एवं अपचयन, यानी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो यहाँ पे हम लोग अभी देखेंगे संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया को। तो देखिए, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर क्या करते हैं, एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए आपका क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है। कैल्शियम ऑक्साइड जो है, इसको जब आप पानी में घोलते हैं तो ये क्या बनाता है, ये बनाता है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बुझा हुआ चूना। और प्लस में क्या होता है, हीट रिलीज होता है। जैसे आप बाजार से जो चूना लाते हैं वो क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है घोलने के लिए, बिना बुझा हुआ चूना इसको बोलते हैं। और इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्विक लाइम। और जब इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको वाटर में घोल देते हैं, जल में घोल देते हैं, पानी में मिला देते हैं, तो क्या होता है, क्या बनता है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। और इसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना। और इसमें क्या रिलीज होता है, इसमें ऊष्मा निकलती है, हीट निकलता है। जब आप उस डब्बे को छू कर देखेंगे ना, जिसमें आप चूना मिला रहे हैं, तो वो काफ़ी गर्म होता है। तो यहाँ पे देखिए आपके कैल्शियम ऑक्साइड एक यहाँ पे आपका अभिकारक हो गया, और ये आपका H2O एक अभिकारक हो गया। और ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, एक उत्पाद बना रहे हैं। और ये उत्पाद कौन सा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, यानी बुझा हुआ चूना है। देखिए, कैल्शियम जो ऑक्साइड होता है, कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझे हुए चूने यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करके अधिक मात्रा में क्या करता है, ऊष्मा उत्पन्न करता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है, देखिए बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग कहाँ होता है, दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करके दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बना देता है। देखिए, आप
देखिएगा कि जब आपके घर में चूना होता है यानी सफ़ेदी होता है, तो क्या करते हैं आप जो कैल्शियम ऑक्साइड जो बाज़ार से लाते हैं बिना बुझा हुआ चूना, जब उसको घोलते हैं तो वो क्या बन जाता है बुझा हुआ चूना बन जाता है जब उसको जल में घोल देते हैं तो। और बुझा हुआ चूना का फ़ॉर्मूला क्या होता है कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड होता है। तो कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड जब दीवारों पर लगाया जाता है तो तुरंत में लाइटनिंग नहीं आती है। तो उसमें होता क्या है जो कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड होते हैं, वो क्या करते हैं हमारे वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित होता है, वहाँ पे क्या करते हैं उससे कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करते हैं और वहाँ पे बनाते हैं आपका कैल्शियम कार्बोनेट, जिससे जिसकी एक पतली परत बनती है दीवार पे और वहाँ पे क्या होता है आपका जो सफ़ेदी होता है वो चमकने लगता है। तो आपको अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए कि कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड का यूज़ किया है, तो दीवारों की सफ़ेदी में कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड यानी बुझा हुआ चूना का यूज़ होता है। देखिए संगमरमर का जो रासायनिक सूत्र होता है, ये आपका क्या होता है कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ठीक वही सूत्र होता है जो आप दीवारों पर जब सफ़ेदी करते हैं कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड का तो देखिए वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसके साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है दीवार में जब सफ़ेदी करते हैं तो। तो संगमरमर का जो आपका रासायनिक सूत्र है ये क्या है कैल्शियम कार्बोनेट है। तो अगर आपके एग्ज़ाम में प्रश्न आए कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है तो ये आप बोलेंगे कैल्शियम कार्बोनेट। यहाँ देखिए संयोजन अभिक्रियाओं के कुछ उदाहरण हैं, जैसे कोयला का जलना ये आपका संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। जैसे कोयला में कार्बन होता है और जब उसको जलाते हैं वायुमंडल में जो ऑक्सीजन होता है तो उसकी उपस्थिति में यह कार्बन डाइऑक्साइड का गैस बनाता है। फिर जब आपका H2 और O2 से क्या बनता है पानी का निर्माण होता है, तो ये भी आपका संयोजन अभिक्रिया का प्रकार है। और जो संयोजन अभिक्रिया होती है उसमें साथ-साथ में देखिए ऊष्मा अगर निकलती है, तो ऐसे अभिक्रिया को क्या बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या होती है कि ऊष्मा निकलती है उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए जैसे प्राकृतिक गैस जो होता है इसको जब हम लोग बर्न करते हैं, जब जलाते हैं मीथेन को, तो ये क्या करता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल और फिर क्या बनाता है ऊर्जा यहाँ पे उत्पन्न करता है। तो ये जो अभिक्रिया हुई यहाँ पे तो ये इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है, उत्पादों के साथ-साथ क्या बन रहा है, ऊष्मा का भी निर्माण हो रहा है। तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। उसके बाद देखिए रेस्पिरेशन जो होता है यानी श्वसन जो होता है, ये भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। वनस्पति पदार्थ का खाद में विघटित होना भी ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया का क्या है, एक उदाहरण है। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वियोजन अभिक्रिया यानी डीकम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए संयोजन अभिक्रिया में क्या हो रहा था, दो या दो से अधिक अभिकर्मक मिलके क्या कर रहे थे, एक उत्पाद बना रहे थे। लेकिन इसमें यहाँ पे क्या होगा वियोजन अभिक्रिया या फिर अपघटन अभिक्रिया में यहाँ पे क्या होगा जब एक अभिकर्मक टूट कर क्या होता है छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है तो ऐसी अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे देखिए फॉर एग्जांपल देखिए गर्म करने पर क्या होता है, जो फेरस सल्फेट जो होता है, अगर हम लोग फेरस सल्फेट का क्रिस्टल लेते हैं और अगर उसको हम लोग गर्म करते हैं तो क्या होता है क्रिस्टल का रंग बदल जाता है। और देखिए यहाँ पे क्या होता है अभिक्रिया में, गर्म करने पर फेरस सल्फेट का क्रिस्टल जो होता है जल को त्याग देता है, मतलब वाटर को क्या करता है लॉस करता है और क्रिस्टल का रंग बदल जाता है। रंग किस में परिवर्तित हो जाता है, हरे रंग का हो जाता है। फेरस सल्फेट को अगर हम लोग गर्म करेंगे उसके क्रिस्टल को तो ये हरे रंग में क्या होगा परिवर्तित हो जाएगा। और इसके उपरांत वो क्या बनाता है फेरिक ऑक्साइड बनाता है और फिर आपका क्या बनाता है सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है। तो यहाँ पे देखिए आपको एग्ज़ाम में यहाँ पे जो आपको प्रश्न आने के चांसेस हैं कि फेरस सल्फेट के क्रिस्टल को अगर हम लोग गर्म करते हैं तो कौन से रंग में वो परिवर्तित हो जाता है, तो वो हरे रंग में परिवर्तित हो जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है देखिए आपका कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर क्या होता है कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित हो जाता है। ये भी आपका वियोजन अभिक्रिया का क्या है एक एग्ज़ाम्पल है। देखिए यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट है यानी चूना पत्थर है जिसको हम लोग संगमरमर भी बोलते हैं
अगर इसको हम लोग गर्म करेंगे तो क्या होगा, ये कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा और फिर क्या बनाएगा आपका, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। और देखिए आपके एग्ज़ाम में यहाँ पे चांसेस हैं पूछने के कि कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है या जिसको हम लोग चूना बोलते हैं या फिर बिना बुझा हुआ चूना बोलते हैं, इसको कहाँ यूज़ होता है, तो इसका यूज़ कहाँ पे होता है, सीमेंट के निर्माण में होता है। यानी आपके एग्ज़ाम में अगर पूछे कि कैल्शियम ऑक्साइड का यूज़ कहाँ पे होता है, तो आपको वहाँ पे सेलेक्ट करना है कि कैल्शियम ऑक्साइड का यूज़ कहाँ पे होता है, सीमेंट के निर्माण में होता है। नेक्स्ट आपका है देखिए, लेड नाइट्रेट को अगर हम लोग गर्म करते हैं लेड नाइट्रेट को, तो क्या होता है, ये भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित करता है और ये धुआं क्या होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है। तो ये भी आपके एग्जाम में आ सकती हैं और यहाँ पे ये पूछा जा सकता है कि लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर कौन से कलर का धुआं उत्सर्जित होता है, तो भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। और गैस कौन सा रहता है लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर, जो गैस निकलता है ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है और जिसका रंग क्या होता है, भूरा रंग होता है। फिर यहाँ पे देखिए और एक वियोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है कि सूर्य के प्रकाश में जो श्वेत रंग का सिल्वर होता है, मतलब व्हाइट कलर का सिल्वर होता है, सिल्वर क्लोराइड, ये क्या होता है, धूसर रंग में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर तथा क्लोरीन में क्या होता है, वियोजन हो जाता है। मतलब देखिए, अगर यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड को अगर हम लोग किसी प्लेट में रख देंगे और अगर उसको हम लोग धूप में रख देंगे तो क्या होगा, ये जो वाइट कलर का सिल्वर क्लोराइड होगा ये किस में बदल जाएगा, धूसर रंग का हो जाएगा। और ये इसलिए होता है, देखिए धूसर रंग ग्रे रंग कलर को बोलते हैं। और ये क्यों हो जाता है, क्योंकि जो आपके सिल्वर क्लोराइड है यहाँ पे श्वेत कलर का, ये सिल्वर क्लोराइड किस में वियोजित हो जाता है, किस में डिकम्पोज हो जाता है, एक तो आपका सिल्वर हो गया, दूसरा हो गया आपका क्लोरीन। और सेम रिएक्शन यहाँ पे आपका उसी तरीके से सिल्वर ब्रोमाइड में भी होता है। सिल्वर ब्रोमाइड को अगर हम लोग सनलाइट में रख देंगे, सूर्य की उपस्थिति में रख देंगे तो क्या होगा, सिल्वर बनाएगा और फिर आपका ब्रोमीन बनाएगा। और ये जो अभिक्रिया है सिल्वर ब्रोमाइड का, ये जो यहाँ पे अभिक्रिया हो रहा है, वियोजन अभिक्रिया, और ठीक इसी अभिक्रिया का उपयोग कहाँ होता है, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में इसका उपयोग किया जाता है। देखिए वियोजन अभिक्रिया जो होता है, इसमें इसको तोड़ने के लिए किस किस की चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, एक तो आपका ऊष्मा का ज़रूरत पड़ता है। जैसे यहाँ पे देखिए जो आपके सिल्वर ब्रोमाइड है, इसको डिकम्पोज़ करने के लिए, सिल्वर और ब्रोमीन में डिकम्पोज़ करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ी? प्रकाश की ज़रूरत पड़ी, यानी सनलाइट की ज़रूरत पड़ी। यहाँ पे देखिए कैल्शियम कार्बोनेट जो है, चूना पत्थर है, इसको आपको डिकम्पोज़ करने के लिए यानी वियोजित करने के लिए, वियोजन करने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता पड़ी? ऊष्मा की आवश्यकता पड़ी। तो देखिए वियोजन अभिक्रिया में जनरली क्या यूज़ हो रहा है? ऊष्मा का उपयोग हो रहा है, प्रकाश का उपयोग हो रहा है, विद्युत ऊर्जा का भी उपयोग होता है। तो ऐसे अभिक्रियाएँ जिनमें अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा या फिर प्रकाश या फिर विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है, उसे क्या बोलते हैं? ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए जनरली जो आपका वियोजन अभिक्रिया होता है, ये क्या होता है, ऊष्मा शोषी होता है, मतलब ऊष्मा का शोषण करता है। और आपका जो संयोजन अभिक्रिया होता है, ये क्या होता है, ऊष्मा छेपी होता है, क्योंकि ये हीट को रिलीज करता है। स्टार्ट करते हैं विस्थापन अभिक्रिया से, यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। विस्थापन जिसका मतलब आप समझ रहे हैं, हटा देना, विस्थापित कर देना मतलब उसको अपनी जगह से हटा देना। तो ये आपका नाम ही ये दर्शा देता है कि इस की जो अभिक्रिया होगी, यह अभिक्रिया किस तरह की होगी। इसमें होता क्या है, देखिए ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व को किसी यौगिक से विस्थापित कर देता है या फिर हटा देता है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ए केमिकल रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट डिस्प्लेसेस और रिमूव्स अनदर एलिमेंट फ्रॉम ए कंपाउंड इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
देखिए यहाँ पे इसको हम लोग फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देखिए कुछ फ़ॉर्मूलेट करके हम लोग समझते हैं ए, बी, सी के रूप में। मान लेते हैं ए एक एलिमेंट है और देखिए यहाँ पे बी और सी क्या है, एक कंपाउंड है। और फिर इसको जब ए प्लस बी सी यानी ए को बी सी से रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है, ए और सी बनता है, एक दूसरा कंपाउंड बनता है और बी यहाँ पे क्या हो जाता है, डिस्प्लेस हो जाता है, मतलब हटा दिया जाता है ए के द्वारा। तो देखिए ए जो यहाँ पे तत्व है ये क्या होगा, ये अधिक क्रियाशील होगा। एक तरीके से समझ सकते हैं कि एक ताकतवर इंसान एक कमज़ोर इंसान को क्या कर सकता है, हटा सकता है। तो यहाँ पे भी वही समझिए कि आपका जो ए है यहाँ पे, ये अधिक प्रतिक्रियाशील है, मतलब ज़्यादा रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट है। जिससे क्या किया, ये जो आपका बी है एलिमेंट, ये कमज़ोर है, यानी एक तरीके से समझ सकते हैं कि कम प्रतिक्रियाशील यानी लेस रिएक्टिव है, जिसके कारण फिर यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे ए और सी यहाँ पे एक कंपाउंड बना और बी डिस्प्लेस हो गया, मतलब हटा दिया गया। देखिए सी बी का क्या है, एक यौगिक है। तो यहाँ पे देखिए धातु विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया में जो आपके डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होते हैं इसमें भी दो टाइप्स के होते हैं। एक तो आपके हो गए धातु विस्थापन अभिक्रिया जिसको मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं, और दूसरा हो गया आपका अधातु विस्थापन अभिक्रिया यानी नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए जो आपका मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है इसमें किसी धातु का क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, मतलब किसी मेटल का डिस्प्लेसमेंट होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखिए जिंक को जब HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करवाया जाता है तो यहाँ पे क्या बनता है, जिंक क्लोराइड बनता है और फिर H2 गैस क्या होता है, रिलीज होता है। तो देखिए यहाँ पे आप इस प्रतिक्रिया में देखिए जिंक जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl से हाइड्रोजन को क्या करता है, विस्थापित करके जिंक क्लोराइड ZnCl2 बनाता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो ये जो विस्थापन अभिक्रिया है ये धातु का विस्थापन अभिक्रिया है। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे डिस्प्लेस हो गया, यहाँ पे देखिए H को हटा दिया गया है, जो आपका हाइड्रोजन था उसको हटा दिया गया और फिर यहाँ पे H2 गैस बना। उसके बाद देखिए यहाँ पे अधातु विस्थापन अभिक्रिया यानी नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें क्या है कि जो आपका फ्लोरीन है, जब ये सोडियम क्लोराइड यानी NaCl, जो आपका साधारण नमक, घर में जो हम लोग नमक खाते हैं वो क्या है, वो साधारण नमक है जिसका फॉर्मूला होता है NaCl। यानी जब फ्लोरीन को NaCl से आप रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पे आपका क्या बनता है, सोडियम फ्लोराइड बनता है और फिर आपका क्लोरीन गैस रिलीज होता है। तो ये जो आपका फ्लोरीन है, फ्लोरीन क्या किया, ये आपको क्लोराइड जो यहाँ पे क्लोरीन है इसको क्या किया, क्लोरीन को यहाँ पे डिस्प्लेस कर दिया, हटा दिया और यहाँ पे क्या बनाया, सोडियम फ्लोराइड बनाया। तो यहाँ पे देखिए इस प्रतिक्रिया में, इस अभिक्रिया में क्या हुआ कि फ्लोरीन जो है ये सोडियम क्लोराइड से क्या करता है, क्लोरीन को विस्थापित करके सोडियम फ्लोराइड यानी सोडियम फ्लोराइड बनाता है और फिर क्या होता है, यहाँ पे क्लोरीन गैस का रिलीज होता है। देखिए आपके जो NCERT की किताब है यहाँ पे आपके एक प्रयोग किया गया है जिसमें क्या है कि कॉपर सल्फेट के विलयन में क्या हुआ, लोहे का 2 कील डुबाया गया। एक कील लोहे का जो एक कील था ये आपके कॉपर सल्फेट के विलयन से बाहर रखा गया और एक कील को क्या किया गया है, आपके कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया गया है। तो जिस कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया गया है वो कील जो होता है जब उसको बाहर निकाला जाता है तो वो भूरे कलर का हो जाता है। और देखिए जब आपका ये कॉपर सल्फेट का जो विलयन है, ये कॉपर सल्फेट का जो विलयन है ये किस कलर का होता है, ये होता है आपका नीला कलर का। लेकिन जब लोहे की कील को इसमें डुबोया जाता है तो फिर ये क्या होता है, यहाँ पे एक अवक्षेप बनता है जिसके कारण नीला से कॉपर सल्फेट का विलयन का कलर क्या हो जाता है, मलिन हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए आपके ये प्रयोग किए गए हैं, NCERT की किताब में आपकी दी गई है। तो यहाँ पे देखिए आयरन जब रिएक्शन करता है कॉपर सल्फेट के विलयन से तो फिर क्या होता है, यहाँ पे आयरन सल्फेट बनता है और फिर कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है आयरन।
यानी कॉपर क्या है, लेस रिएक्टिव है, कम ताकतवर है, इसलिए क्या हुआ, ये जो आयरन है इस कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया यानी हटा दिया। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो लोहे में उपस्थित आयरन, यानी लोहे और आयरन सेम है, तो देखिए लोहे में जो आयरन है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं आयरन की कील जो है कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है या फिर हटा देता है, जिससे कॉपर सल्फेट का रंग क्या होता है, नीला से मलिन पड़ जाता है और लोहे की कील का रंग क्या हो जाता है, भूरा हो जाता है। देखिए यहाँ पे आप कैसे समझ पाइएगा कि जो आपके एलिमेंट है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन लेस रिएक्टिव है। तो देखिए इसके लिए आपके यहाँ पे एक यहाँ पे मैंने आपको लिस्ट दिया है और ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। देखिए आपका पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद आपका जिंक, फिर उसके बाद आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनियम। तो सबसे कम रिएक्टिव यानी सबसे कम रिएक्टिव कौन है, आपका प्लेटिनम है, जिसको Pt से दर्शाया जाता है। अगर यहाँ पे रिएक्टिविटी की बात करें तो इस चार्ट में अगर हम लोग ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो जो रिएक्टिविटी है वो ज़्यादा होते जाएगा। यानी अगर यहाँ पे लिस्ट की बात करें तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा है, तो ये आपका यहाँ पे पोटेशियम है। और सबसे कम रिएक्टिव एलिमेंट की अगर बात करें तो ये है आपका प्लेटिनम। तो देखिए यहाँ पे जो आपका रिएक्शन कराया गया है आयरन को कॉपर सल्फेट के विलयन से, तो कॉपर को यहाँ पे क्यों डिस्प्लेस कर दिया, तो आप देखिए ये जो कॉपर है ये आयरन से क्या है, लेस रिएक्टिव है, यानी आयरन से कम रिएक्टिव है, कम अभिक्रियाशील है। इसलिए क्या हुआ, ये जो आयरन है इस कॉपर को हटा दिया यानी डिस्प्लेस कर दिया इसके जगह से, इसके कंपाउंड से जो कि कॉपर सल्फेट था वहाँ से इसको कॉपर को हटा दिया और फिर आयरन क्या बना दिया, आयरन सल्फेट बना दिया खुद से और यहाँ पे कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। तो ये आपका रिएक्शन यहाँ पे हुआ जब एक लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है, तो इस तरह का यहाँ पे रिएक्शन बनता है और ये अभिक्रिया होती है और जो यहाँ पे आयरन सल्फेट बनता है ये एक अवक्षेप बनता है। देखिए उसके बाद आपके जो नेक्स्ट आपका है, एक तो यहाँ पे देखिए हम लोग इसको देखिए विस्थापन अभिक्रिया। इससे पहले हम लोग क्या देख चुके हैं, संयोजन अभिक्रिया को देख चुके हैं और वियोजन अभिक्रिया यानी अपघटन अभिक्रिया को देख चुके हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखें विस्थापन अभिक्रिया। उसके बाद जो नेक्स्ट है आपका देखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो इसके आपके नाम से ही आपको क्या पता चल रहा है, विस्थापन मतलब हम लोग समझ चुके हैं अब तक कि विस्थापन अभिक्रिया किसको बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है द्विविस्थापन यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी यहाँ पे दो चीज़ें डिस्प्लेस होंगी, यानी यहाँ पे क्या होगा, अदला बदली होगी। यानी देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसको बोलते हैं, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयन्स बिटवीन द रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे देखिए आपका हो क्या रहा है, सोडियम सल्फेट है यहाँ पे और सोडियम सल्फेट के विलयन को जब बेरियम क्लोराइड के विलयन में मिलाया जाता है तो यहाँ पे बनता है बेरियम सल्फेट और फिर आपका यहाँ पे बनता है सोडियम क्लोराइड। तो देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, देखिए सोडियम किसके साथ आपका यहाँ पे रिएक्शन किया, देखिए किसके साथ फिर से आपका यहाँ पे मतलब हुआ क्या, देखिए सोडियम किसके साथ यहाँ पे जुड़ गया है, अब देखिए सोडियम क्लोरीन के साथ। और जो आपका बेरियम है ये किसके साथ जुड़ा, ये आपका सल्फेट के साथ। तो यहाँ पे बेरियम सल्फेट बना दिया और यहाँ पे क्या हो गया, सोडियम जो है ये आपका क्लोरीन के साथ यानी क्लोरीन आयन के साथ। देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, Cl यहाँ पे लिख सकते हैं और ये आपका क्या हो गया, SO4 जो यहाँ पे सल्फेट है और ये आपका क्लोरीन है।
तो देखिए सोडियम जो है ये आपका किसके साथ, ये आपका रिएक्शन मतलब किसके साथ जुड़ गया है, ये आपका क्लोरीन के साथ जुड़ गया। और उसके बाद बेरियम जो है ये आपका सल्फेट के साथ क्या हुआ, जुड़ गया है, यहाँ पे सल्फेट आयन के साथ। तो यहाँ पे क्या हुआ आपका, दोनों अपने जगह से क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया, यानी हट गया है। तो यहाँ पे इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। यानी जो सोडियम है वो भी अपने जगह से डिस्प्लेस हो गया, और जो बेरियम है ये भी अपने जगह से डिस्प्लेस हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, देखिए अभिकारक यानी जो ये रिएक्टेंट्स है, ये इधर में जो यहाँ पे आपके रहते हैं ये रिएक्टेंट्स है, और यहाँ पे जो बने हैं ये प्रोडक्ट्स बने हैं रिएक्शन के फलस्वरूप। तो यहाँ पे जो रिएक्टेंट्स है यानी जो अभिकारक है, अभिकारकों में क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है। यानी देखिए बेरियम आपका जो है ये क्लोरीन के आयन के साथ अभी है, और जो आपका सोडियम है ये सल्फेट के आयन के साथ है। लेकिन जब इसको रिएक्शन करवाएंगे, इसको मिक्स करेंगे सोडियम सल्फेट को और बेरियम क्लोराइड को, तो फिर क्या होगा, अभिक्रिया के पश्चात क्या बनाएगा, बेरियम सल्फेट बनाएगा, और यहाँ पे आपका सोडियम क्लोराइड बनेगा। तो इस तरह का जो रिएक्शन होता है इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया, जिसमें क्या होता है, अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। देखिए जब सोडियम सल्फेट के विलयन में बेरियम क्लोराइड को मिलाया जाता है तो क्या होता है, एक श्वेत रंग का अवक्षेप बनता है, और यही अवक्षेप जो होता है ये बेरियम सल्फेट होता है। यानी जो आपका यहाँ पे बेरियम सल्फेट होता है इसका रंग क्या होता है, इसका रंग होता है वाइट कलर का, ये आपका बेरियम सल्फेट। अगर आपके एग्ज़ाम में पूछा जाए कि अगर सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड में मिलाया जाएगा तो किस तरह का यहाँ पे अवक्षेप बनेगा, तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। यहाँ पे आपका श्वेत रंग यानी वाइट कलर का प्रेसिपिटेट यहाँ पे बनेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपका उपचयन एवं अपचयन। उपचयन मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन, इस जिसको हम लोग सामान्यतः ऑक्सीकरण भी बोलते हैं। और अपचयन, अपचयन मतलब होता है रिडक्शन। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि अपचयन यानी ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण किसे कहते हैं। देखिए ऑक्सीकरण ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, खो देता है। ऑक्सीडेशन इज ए प्रोसेस इन विच ए सबस्टांस लॉसेस इलेक्ट्रॉन्स। मतलब इलेक्ट्रॉन अगर कोई पदार्थ खो देता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि उस पदार्थ का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। देखिए यहाँ पे क्या है कि जो मैग्नीशियम है ये जब आपका ऑक्सीजन यानी O2 से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो इसमें यहाँ पे होता क्या है, मैग्नीशियम इज ऑक्सीडाइज्ड बिकॉज इट लूजेस इलेक्ट्रॉन्स टू ऑक्सीजन। तो मैग्नीशियम जो है ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। और आपके NCERT में ये लाइन लिखा हुआ है कि यदि कोई पदार्थ किसी अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन प्राप्त करता है तो उसे ऑक्सीकृत कहा जाता है। यानी अगर कोई भी पदार्थ अगर अभिक्रिया के दौरान क्या करता है, ऑक्सीजन को प्राप्त करता है, मतलब ऑक्सीजन से अगर जुड़ जाता है तो उसको हम लोग कह सकते हैं कि ये ऑक्सीकृत हो गया है, यानी इसका अब उपचयन हो गया है, यानी इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। जैसे यहाँ पे इस अभिक्रिया में समझिए कि जो ये मैग्नीशियम है ये रिएक्शन किया O2 से यानी ऑक्सीजन के अणु से, और फिर यहाँ पे क्या बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। तो ये जो आपका मैग्नीशियम है ये क्या हुआ, ऑक्सीजन को प्राप्त किया, यानी ये क्या हो गया, मैग्नीशियम जो है ये आपका ऑक्सीकृत हो गया है, यानी ऑक्सीडाइज्ड हो गया है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए आपके NCERT में ये आपकी रिएक्शन दी गई है। तो यहाँ पे देखिए कॉपर क्या है कि कॉपर को जब आप यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाइएगा या फिर कॉपर को आप गर्म कीजिएगा, कॉपर चूर्ण को अगर आप एक डिश में लेकर अगर आप गर्म करते हैं, कॉपर किसे बोलते हैं, देखिए कॉपर का वायर भी होता है। आप अगर अपने घर में ध्यान दीजिएगा तो जो आपके वायरिंग्स होते हैं, जो आपके घर में बिजली के तार बिछाए गए होते हैं, वो सामान्यतः एल्युमिनियम के भी होते हैं और कॉपर के भी होते हैं। तो अगर आप कॉपर के चूर्ण को
मतलब इसके पाउडर को अगर आप गर्म कीजिएगा तो वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है उससे रिएक्शन करके बनाएगा कॉपर ऑक्साइड। और ये जो कॉपर है यहाँ पे इसका क्या हुआ, अभिक्रिया के बाद ऑक्सीडेशन हुआ, कॉपर क्या हुआ, ऑक्सीकृत हो गया। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोल सकते हैं, उपचयन अभिक्रिया यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोल सकते हैं। उसके बाद अब समझते हैं अपचयन यानी रिडक्शन को। देखिए यहाँ पे होता क्या है कि अपचयन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है। अगर कोई भी पदार्थ इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग रिडक्शन बोलते हैं। और सीधी सीधी अगर आपकी एनसीईआरटी की भाषा में समझे तो यदि कोई पदार्थ किसी अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन खो देता है तो इसे अपचयन कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप समझिए कि अगर MgO को देखिए यहाँ पे आप समझिए इस रिएक्शन को आप देखिए और समझिए कि अगर यहाँ पे जो आपका कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड जिस कॉपर को हम लोग कॉपर के चूर्ण को गर्म किए तो क्या बना, कॉपर ऑक्साइड बना। और उसी कॉपर ऑक्साइड पर अगर हम लोग हाइड्रोजन फ्लो करेंगे हीट की उपस्थिति में तो यहाँ पे क्या होगा, आपका कॉपर और H2O बनेगा। यानी जो यहाँ पे कॉपर है ये क्या हुआ, कॉपर अपना जो ऑक्सीजन था, ये कॉपर ऑक्साइड यहाँ पे जो इसके साथ ऑक्सीजन था उसको क्या किया, खो दिया। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे अपचयन बोलेंगे। तो यहाँ पे कॉपर का क्या हुआ, कॉपर का यहाँ पे अपचयन हुआ है, यानी कॉपर का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। तो इस तरह के अभिक्रिया जहाँ पे ऑक्सीजन कोई भी एलिमेंट अभिक्रिया के दौरान अभिक्रिया के बाद क्या होता है, ऑक्सीजन खो देता है तो इसे हम लोग बोलते हैं अपचयन अभिक्रिया यानी रिडक्शन रिएक्शन। चलिए उसके बाद आप समझते हैं अब रेडॉक्स रिएक्शन किसे कहते हैं, यानी रेडॉक्स अभिक्रिया। देखिए जो रेडॉक्स अभिक्रिया है ये आपका बेस्ड है आपका ऑक्सीडेशन यानी उपचयन और अपचयन यानी रिडक्शन अभिक्रिया पर। जब देखिए अब जो ये उपचयन और अपचयन जो अभिक्रिया है ये दोनों ही पूरक रासायनिक प्रक्रियाएं हैं जो अक्सर एक साथ होती हैं और आम तौर पर इसे क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। देखिए अगर उपचयन और अपचयन यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो, यानी कोई ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, तो उस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन यानी रेडॉक्स अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, इन अभिक्रियाओं में पदार्थों के बीच इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, स्थानांतरण शामिल होता है। तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं, देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया में एक पदार्थ क्या होता है, ऑक्सीकृत हो जाता है मतलब इलेक्ट्रॉन खो देता है, और दूसरा पदार्थ यहाँ पे क्या होता है, अपचयित हो जाता है यानी इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग समझते हैं, देखिए कॉपर ऑक्साइड को जब हम लोग H2 यानी हाइड्रोजन गैस उसमें जब हम लोग प्रवाहित किए, मतलब जब उसमें कॉपर ऑक्साइड के ऊपर से जब हम लोग हाइड्रोजन गैस को क्या किए, बहा दिए यानी प्रवाहित किए, और ताप की उपस्थिति में मतलब हीट की उपस्थिति में, तो यहाँ पे क्या बना, तो यहाँ पे बना कॉपर और H2O। तो देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ, कॉपर में क्या हो गया, यहाँ पे अपचयन हो गया, ये क्या हुआ, ऑक्सीजन को क्या किया, खो गया, मतलब कॉपर ऑक्सीजन को खो दिया। तो इसका कॉपर का क्या हुआ, यहाँ पे अपचयन हुआ यानी रिडक्शन हुआ। और यहाँ पे देखिए H2 जो है आपका H2O बना दिया यानी ऑक्सीजन को प्राप्त किया। यहाँ पे क्या हुआ आपका, यहाँ पे आपका ऑक्सीडेशन हुआ यानी उपचयन हुआ। तो इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है, उपचयन भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है। तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसी अभिक्रिया को हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया यानी रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। इसका फॉर एग्जांपल यहाँ पे दो और एग्जांपल दिए हुए हैं, जिंक ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड का। तो मैंगनीज ऑक्साइड का, तो ये आप इसको देख सकते हैं।
और अब हम लोग समझते हैं कि संक्षारण किसे कहते हैं, यानी संक्षारण यानी कोरूशन। देखिए कोरूशन को आप समझिए इस भाषा में कि जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल या फिर आर्द्रता यानी नमी आदि के संपर्क में आती है, तब यह संक्षारित होती है। देखिए ये संक्षारित होती है, ये संक्षारण होगा, संक्षारण से संक्षारित। ठीक है, यहाँ संचारित लिख दिए हैं लेकिन ये होगा संक्षारित। क्या होती है? संक्षारित होती है। ठीक है, संक्षारित होती है और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। देखिए व्हेन ए मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंसेस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर, एसिड्स, etc, इट इज सेड टू बी कोरोइड और एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोशन। तो देखिए जो ये आपका जो अम्ल है या फिर आर्द्रता के संपर्क में, यानी अम्ल या फिर एसिड या फिर नमी के संपर्क में अगर कोई धातु आती है तो उसमें क्या होता है? संक्षारण प्रक्रिया स्टार्ट होता है और इसको बोलते हैं, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? संक्षारण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप समझिए कि आप चांदी के आभूषण अगर पहनते हैं तो आप उसको अगर देखिएगा कि अगर काफ़ी दिन हो गया होगा तो उसमें क्या होता है? काला परत चढ़ जाता है, मतलब उसकी चमक जो होती है वो कम होते जाती है। तो ये इसलिए होता है क्योंकि चांदी का जो होता है, चांदी का संक्षारण स्टार्ट होता है। और तांबा का जो आप बर्तन देखते होंगे, इसमें क्या होता है? हरे रंग का परत बन जाता है जब ये काफ़ी दिन हो जाता है तो तांबा का जो बर्तन है, तो ये भी होता है संक्षारण के कारण। जो यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन देखिए आपका चांदी में भी होता है तो फिर क्या बनता है? काली परत बना देता है। और जब तांबा में ऑक्सीडेशन होता है यानी संक्षारण होता है तो फिर क्या होता है? आपका हरे रंग का एक परत बना देता है। तो अगर आपके एग्ज़ाम में पूछे कि चांदी का जब संक्षारण होता है तो किस तरह का परत बनता है, तो काला परत बनता है। और तांबे का जब संक्षारण होता है, कोरोशन होता है, तो हरे रंग का परत बनता है। देखिए लोहे का जब संक्षारण होता है, मतलब लोहे में जब जंग लगता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं कि क्या किस कलर का हो गया? भूरा कलर का हो गया। और लोहे को हम लोग संक्षारण से बचाने के लिए क्या करते हैं? उस पर पेंट लगाते हैं या फिर उसमें क्या करते हैं? तेल लगाते हैं या फिर ग्रीस लगाते हैं। तो इस तरीके से हम लोग लोहे को जंग लगने से बचाते हैं। आप समझिए कि विकृत गंधिता क्या है, यानी रेनिसिडिटी। देखिए जब वसा युक्त या फिर तेलीय जो खाद्य सामग्री होते हैं, ये ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर क्या होते हैं? ऑक्सीकृत हो जाते हैं, उपचयित हो जाते हैं। तो उनका स्वाद और जो गंध होता है ये बदल जाता है और इसी को बोलते हैं विकृत गंधिता। देखिए आपने चिप्स खाया होगा और चिप्स जो है अगर उसका पैकेट अगर किसी तरह से कहीं पे लीक होगा तो क्या होगा? आप चिप्स को खाइएगा तो उसका क्या होगा? स्वाद भी बदल जाएगा और उसका जो गंध भी होगा ये काफ़ी चेंज हो जाएगा। अगर काफ़ी दिन तक ये लीकेज वाला आप खाते हैं, काफ़ी दिन बाद खाते हैं तो देखिए ये इसमें क्या हुआ कि ये क्या हो गया? विकृत गंधिता हो गया, यानी रेनिसिडिटी इसमें हो गया। लेकिन चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन का गैस डाला जाता है। नाइट्रोजन का गैस इसलिए डाला जाता है क्योंकि नाइट्रोजन जो होता है ये बहुत कम रिएक्टिव होता है। इसलिए नाइट्रोजन का गैस डाला जाता है जिससे विकृत गंधिता से चिप्स को बचाया जाता है। तो बहुत सारे ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिसमें कि नाइट्रोजन गैस क्या होता है? फिल किया जाता है ताकि वो आसपास में जो ऑक्सीजन रहे उससे क्या हो? रिएक्शन ना करे। तो दोस्तों यहाँ पे ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है और इस चैप्टर में जो आपके इम्पॉर्टेंट हैं, आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये आपके विस्थापन अभिक्रिया में सिंपली आपको कोई भी आपको अगर एक इक्वेशन दे दिया जाए, यानी एक रिएक्शन दे दिया जाए
और फिर उसको पूछे कि ये जो अभिक्रिया है ये किस तरह का अभिक्रिया है, और आपको 4 ऑप्शन दिए हुए रहेंगे। तो इसमें आपको समझने को रहेगा कि ये विस्थापन अभिक्रिया है या फिर संयोजन अभिक्रिया है या फिर अपघटन अभिक्रिया है या फिर उपचयन या फिर अपचयन अभिक्रिया है या फिर रेडॉक्स रिएक्शन है। तो ये सारे आपके ऑप्शन आ सकते हैं। आपके एग्ज़ाम में इस तरह के आपको क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। कोई भी रिएक्शन को आपको देकर 4 ऑप्शन देकर आपको ये पूछा जा सकता है कि ये जो रिएक्शन है, ये जो अभिक्रिया है, यह कौन से तरह की अभिक्रिया है। और यहाँ पे हम लोग अभी देखिए रिडॉक्स रिएक्शन को, तो यहाँ पे आपको सिंपली कोई भी आपको रिएक्शन दे सकता है और यहाँ पे भी पूछ सकता है कि ये क्या है, किस तरह का अभिक्रिया है। तो आपको बताना है कि रिडॉक्स अभिक्रिया है। और रिडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है, एक का उपचयन होता है और एक का क्या होता है, अपचयन होता है। फिर यहाँ पे देखिए विकृत गंधिता से बचाने के लिए चिप्स की पैकेट में क्या डाला जाता है, तो ये नाइट्रोजन गैस डाला जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट थे इस चैप्टर में, इस चैप्टर को हम लोग आज कंप्लीट कर चुके हैं। जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से आपके इम्पोर्टेंट थे उसको हम लोग देख चुके हैं और आज ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।